हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका अपना परिवार एएसपी बोर्ड पे। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि आज के सेशन में हम जो आप लोगों को कराने वाले हैं ना, वो हूबहू आज के एग्जाम में लड़ने वाले हैं। मेरे विद्यार्थी जी, मैं आपसे बता दूं कि साल भर आपने कुछ नहीं पढ़ा और इस समय मात्र हमें 20 मिनट अपना दे दिया ना, तो हूबहू मैं आपको प्रश्न पत्र लड़ा के दिखाऊंगा और 2026 के एग्जाम में छपा के दिखाऊंगा। मेरे साथी कहते हैं ना कि जो हम लोगों ने इतने दिनों नहीं कर पाए ना, वो क्षण भर में कर सकते हैं ना। तो उसको करने के लिए हमें माइंडली सोचना पड़ेगा। तो मैंने उससे सोचकर 20 प्रश्न आप लोग के लिए लेकर आया है, जो आप लोग साल भर नहीं पढ़े हैं ना, उसको इसी क्लास में पढ़ के आप समाप्त कर देने वाले हैं और हूबहू जाके अपने एग्जाम में चिपकाने वाले हैं। तो विद्यार्थी जी, बिन देरी करते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल पे पहली दफा विजिट किए ना, तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि हर पल का नोटिफिकेशन मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरे प्यारे रसगुल्लों को आसानी से मिलता रहे। चलिए बच्चों, बिन देरी करते हुए हम प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो हूबहू आपके 2026 के एग्जाम में अर्थात आज चिपकने वाले हैं। चलिए विद्यार्थी जी, देखते हैं उस प्रश्न को। तो विद्यार्थी जी, सबसे पहले हम लोग को प्रश्न को बता दें कि आपको कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बाबू, देखिए, सबसे पहले खंड अ होता है, जिसमें आपको सेक्शन खंड अ में कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए होते हैं और इसी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में और आपको दिखाने वाले हैं एएसपी बोर्ड का पावर कि हूबहू जाके एग्जाम में इसमें से प्रश्न टकराने वाले हैं। विद्यार्थी जी, इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना आपके लिए अनिवार्य होता है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट होगा, अर्थात छाया और उपछाया दोनों बनता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। विद्यार्थी जी, जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ना, वो आपका अनंत होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी। विद्यार्थी जी, 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी ना, वो आपका 1 डायप्टर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया विद्यार्थी, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। विद्यार्थी जी, इनमें से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होने वाला है अर्थात आपका अवतल लेंस हो जाएगा। विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रकाश का चाल विभिन्न माध्यमों में होता है। विद्यार्थी जी, प्रकाश का जो चाल होता है ना, वो आपका विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। ठीक है विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्यार्थी जी, किसी लेंस द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक जो होता है ना, वो आपका मात्रक विहीन होता है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। विद्यार्थी जी, हीरा का जो अपवर्तनांक होता है ना, वो सबसे अधिक होता है, अर्थात 2.42 हीरे का अपवर्तनांक होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक अभिसारी लेंस बनाता है। विद्यार्थी जी, देखिए कितने अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं कि एक अभिसारी लेंस क्या बनाता है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है कि कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आकाश का नीला रंग होने किस परिघटना के कारण है, तो इसका राइट आंसर होने वाला विद्यार्थी जी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग जो होता है वो नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया विद्यार्थी कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। विद्यार्थी जी, जो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है ना, वो इनमें से सभी जो है वो प्रकाश के प्राथमिक वर्ण होने वाले हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है। बृहत संख्या में जो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है ना विद्यार्थी जी, वो आपके रेटिना पे होती है। कहाँ होती है विद्यार्थी जी, आपके रेटिना पे होती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए, इसमें 2 शब्द है, दू और इसके लिए आपको 3 शब्द यूज करना पड़ेगा, उत्तल लेंस का यूज होता है। अगला प्रश्न हमसे मानव नेत्र की दृष्टि का स्थायित्व कितना होता है, तो इसका राइट आंसर होने वाला विद्यार्थी जी 1/16 सेकेंड। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक जो होता है वो वाट के बराबर होता है, इसका राइट आंसर होता है जूल प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया विद्यार्थी जी कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर
होने वाला है 1 यूनिट के बराबर होता है। अगला प्रश्न विद्यार्थी जी आपसे पूछा गया है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वो आपका वाट होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है विद्यार्थी जी, वो ये पूछा गया है कि 1 किलोवाट कितने के बराबर होता है। 1 किलोवाट जो होता है ना वो कितने के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर होने वाला वजह से 3.6 गुणे 10⁶ जूल के बराबर होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है विद्यार्थी जी कि दाएं हाथ के अंगुष्ठ नियम किसने प्रतिपादित किए। दाएं हाथ के जो अंगुष्ठ नियम थे ना वो आपके मैक्सवेल जी प्रस्तावित किया था, प्रतिपादित किए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है विद्यार्थी जी कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है विद्यार्थी जो ऑप्शन नंबर सी होगा उसमें प्रभाव पे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 1 ma बराबर कितना होता है। तो 1 ma बराबर विद्यार्थी जी मैं आपको बता दूं कि 1 ma बराबर 10⁻³ एंगस्ट्रॉम होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। तो प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को विद्यार्थी जी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया विद्यार्थी जी कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने के लिए विद्यार्थी जी जो आपका प्रयोग किया जाता है वो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। इनमें से कौन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी CO2 जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है। विद्यार्थी जी मैं आपको बताऊं कि इनमें से जीवाश्म ईंधन जो है ना वो सभी है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सूर्य तथा अन्य तारों में उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो जो सूर्य तथा अन्य तारों से जो विशाल ऊर्जा हो नाभिकीय आपका संलयन होगा। आपको याद करना है कि सौ से संलयन, सौ से सूर्य। ठीक है विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न आपको याद करना है कि टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था। जो टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य था ना वो आपका इनमें से सभी था, अर्थात भूमि सिंचाई भी थी, जल आपूर्ति भी था और बिजली उत्पादन भी उसका मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया विद्यार्थी जी कि खिलौने को किस सेल का प्रयोग किया जाता है। तो खिलौने में जो सेल होता है ना विद्यार्थी जी वो आपका सूखा सेल होता है। खिलौने में किस सेल का प्रयोग किया जाता है? सूखा सेल का। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो जल में जब वैद्युत अपघटन होता है तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जब जलीय कहे तो हाइड्रोजन कहना और जब मतलब और कुछ कहे तो आपको जो होगा उसको देख के बोल देना है। ठीक है विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा संबंध है। देखिए यहाँ पे आपको हो क्या रहा है कि जिंक जो है वो अलग हो जा रहा है और कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। तो इसमें राइट आंसर होने वाला है विद्यार्थी जी आपका कि कार्बन का अपचयित हो रहा है। विद्यार्थी जी इसमें कार्बन क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न आपको पूछा है कि अगला प्रश्न ये पूछा है ना विद्यार्थी जी कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सी गैस निकलती है। तो जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप आपका हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। अगला प्रश्न पूछा गया विद्यार्थी निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने जल को दूधिया कर देता है। इनमें से कौन सा गैस है जो चूने के जल को दूधिया करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी CO2 होने वाला है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया विद्यार्थी जी कि निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है। तो इसका राइट आंसर CaOH का होल ट्वाइस, अर्थात इसमें जब हाइड्रोजन लग जाएगा ना तो वही आपका बूझ जाएगा। ठीक है। आपका दंत मंजन प्रायः होते हैं। तो जो दंत मंजन होते हैं ना वो प्रायः क्षारीय होते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया विद्यार्थी कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है। जो नींबू में अम्ल होता है ना वो आपका अम्ल होता है आपका सिट्रिक अम्ल। जो खट्टे पदार्थ होते हैं इनमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है। विद्यार्थी जी मैं आपको बता दूं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान 10.5 होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि जस्ता एक अयस्क है। जस्ता जो है वो किसका अयस्क है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी होगा, अर्थात जिंक ब्लेड का जस्ता है जो अयस्क है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वो है। धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है अर्थात वो एक्वारेजिया में घुलता है ना वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है विद्यार्थी जो ऑप्शन नंबर सी होगा AU, अर्थात सोना जो होता है वो अम्लराज में घुल जाता है। अगला प्रश्न आपसे
पूछा गया विद्यार्थी निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी CO2 जो है वो आयनिक यौगिक है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया हीलियम गैस है, हीलियम एक कैसा गैस है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है विद्यार्थी जी अक्रिय गैस है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया विद्यार्थी कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी हीरा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया विद्यार्थी जी कि बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका राइट आंसर हो रहा है C6H6। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया विद्यार्थी हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच कौन सा बंधन होता है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है विद्यार्थी जी ईक अबंध होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया विद्यार्थी कि चूना जल का रासायनिक नाम क्या होता है, चूना जल का जो रासायनिक नाम होता है ना वो विद्यार्थी जी आपका चूना जल का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया विद्यार्थी जी कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया विद्यार्थी कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, वो कौन सा ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो इसका राइट आंसर C2H6 होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया विद्यार्थी जी कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। मेंडलीफ जो थे वो अपना रासायनिक जो आवर्त सारणी बना रहे थे तो उन्होंने परमाणु द्रव्यमान को एक मापदंड बना के और अपना आवर्त सारणी को तैयार किया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन क्षार धातु नहीं है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है विद्यार्थी जो ऑप्शन नंबर ए होगा मैग्नीशियम जो होगा वो आपका क्षारीय धातु नहीं होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन समूह के सदस्य हैं, तो जो आपके हाइड्रोजन समूह के सदस्य हैं विद्यार्थी जी वो आपका राइट आंसर होगा ब्रोमीन। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया विद्यार्थी जिंक का परमाणु संख्या क्या होता है, तो जिंक का परमाणु संख्या ऑप्शन नंबर डी 30 होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया विद्यार्थी निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं, जो विद्युत ऋणात्मक होते हैं ना वो आपके अधातु जो होते हैं ना वो विद्युत ऋणात्मक होते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया विद्यार्थी कि राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जाने दी थी, ठीक है कई महिलाओं ने जाने दी थी, तो रेनी नामक गाँव था वहीं पे, ठीक है विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है, ठीक है किसके कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है, तो इसका राइट आंसर होती है बढ़ती मानव जनसंख्या के कारण। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि पर्यावरण के प्रदूषण से बचाने की सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है विद्यार्थी जो ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया विद्यार्थी जी कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो सौर सेल होता है उसमें सिलिकॉन का उपयोग होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया विद्यार्थी जी कि निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः बायोगैस है, बायोगैस जो है वो आपको CH4 है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या होती है, इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी जो मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत होगा वो आपका इनामेल होगा। जठर ग्रंथियां पाई जाती है विद्यार्थी जी, जो जठर ग्रंथियां होती है ना वो आपके अमाशय में पाई जाती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया विद्यार्थी जी कि निम्नलिखित में से कौन वसा के पाचन में सहायक होते हैं, वसा के पाचन में जो सहायक होते हैं विद्यार्थी जी वो आपका लाइपेज होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया विद्यार्थी कि पीत रस का रंग होता है, जो पीत रस का रंग होता है ना विद्यार्थी जी वो आपका होता है ऑप्शन नंबर जो होगा वो हरा होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पौधों में श्वसन होता है, तो जो पौधे में श्वसन होता है ना विद्यार्थी जी वो आपका इनमें से सभी के द्वारा, तो तना के द्वारा भी होता है, जड़ के द्वारा भी होता है और पत्तियों के द्वारा भी श्वसन पौधों में होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया विद्यार्थी कि हरे पौधे रात्रि में कौन सी गैस का निष्कासन करते हैं, तो जो हरे पौधे होते हैं ना विद्यार्थी जी वो CO2 गैस को निष्कासित करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया विद्यार्थी कि किण्वन के फलस्वरूप ATP का निर्माण होता है, किण्वन के फलस्वरूप जो ATP का निर्माण होता है वो आपका 2 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया विद्यार्थी कि सामान्यतः डायस्टोलिक रक्तदाब होता है, डायस्टोलिक रक्तदाब जो होता है ना वो आपका होता है ऑप्शन नंबर बी 80 mm/hd। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया विद्यार्थी जी कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस अंग के द्वारा होता है, जो पौधे में वाष्पोत्सर्जन होता है ना विद्यार्थी जो आपके पत्तियों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है विद्यार्थी जी कि अस्थि क्या है, विद्यार्थी जो अस्थि है ना वो आपका अस्थि जो पूछा गया ना अस्थि वो आपका इनमें से कोई नहीं है, अस्थि इनमें से कोई नहीं है विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि पादप में अपशिष्ट सिंचित रहते हैं, जो पादपों में अपशिष्ट होता है ना वो कहाँ सिंचित रहता है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी में, पत्तियों में भी सिंचित रहता है, छाल में सिंचित रहता है, कोश के रिक्ताओं में भी संचित रहता है। अगला प्रश्न आपसे वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया पौधों
पौधों के उत्सर्जी पदार्थ कौन है? तो पौधे के उत्सर्जी पदार्थ इनमें से सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है विद्यार्थी जी कि स्मरण शक्ति के मुख्य केंद्र कौन सा है? जो स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र होने वाला है ना, वो आपका ऑप्शन नंबर डी सेरिब्रम होने वाला है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया जड़ के अधोगामी वृद्धि कहलाती है। जड़ के अधोगामी वृद्धि जो होता है ना, वो आपका ऑप्शन नंबर डी गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है। जो एस्ट्रोजन स्रावित होता है ना विद्यार्थी, जो आपका ऑप्शन नंबर सी अंडाशय द्वारा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है विद्यार्थी जी कि स्वपरागण में से किस पौधे में होता है? जो स्वपरागण होता है वो आपके द्विलिंगी अर्थात उभयलिंगी पौधे में होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? इसका राइट आंसर होने वाला है एंडोमेट्रियम। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुष्प जननांग में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है विद्यार्थी जी जो ऑप्शन नंबर होगा डी अर्थात शुक्रवाहिका। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया विद्यार्थी कि अनुवांशिकता के पिता को कहते हैं? तो अनुवांशिकता के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मेंडल किस देश के ईसाई मठों के पादरी थे? तो इसका राइट आंसर होने वाला है विद्यार्थी जी ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रिया के। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा वर्गीकरण सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है विद्यार्थी जो ऑप्शन नंबर डी होगा जगत यही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछेगा कि सूक्ष्म उपभोक्ताओं का उदाहरण है। तो जो सूक्ष्म उपभोक्ताओं का उदाहरण है ना विद्यार्थी जी, उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ई और बी दोनों होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया विद्यार्थी कि मांसाहारी जीवों को कहा जाता है? मांसाहारी जो जीव होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है विद्यार्थी जी जो मांसाहारी जीव है ना उनको द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत रखा जाता है। अगला प्रश्न है पूछा गया है जो लास्ट प्रश्न होने वाला है कि खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पे कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत पोषी स्तर हो जाए जो अगले पोषी स्तर में जाता है? तो उसका राइट आंसर होना है 10। विद्यार्थी जी ये आपके हूबहू एग्जाम में चिपकने वाले हैं, बिन देरी करते हुए इसको देख के जाइए, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो मैं इसी पे विराम करता हूँ और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली दफा विजिट किए तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हर पल का नोटिफिकेशन मेरे प्यारे विद्यार्थी जो मेरे प्यारे साथी मेरे प्यारे रसूलों को आसानी से मिलता रहे। चलिए बच्चों धन्यवाद।